लेते हुए चलते अपन वन बाई वन एक एक क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन एक्चुअली मतलब अपन 25 क्वेश्चन को छोड़कर 26 से बात करेंगे। नॉन टेक्निकल के जो क्वेश्चन हैं उनको अपन डिस्कस नहीं करेंगे क्लास में, सिर्फ जो टेक्निकल पार्ट के 75 क्वेश्चन हैं उनको अपन क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। तो आधे आज आधे अपन कल, है ना। तो 26 नंबर का जो क्वेश्चन था वो था द गाइडलाइन विच कवर्स प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम ऑल बॉडी फ्लूइड इज। बॉडी फ्लूइड से प्रिवेंशन के लिए जो गाइडलाइन होती है वो कौन सी होती है, ये क्वेश्चन है हमारा। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, कुछ प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे जिन्होंने प्रैक्टिस बहुत अच्छी करी है, लैबों में बहुत काम किया है, उनसे भी बहुत अच्छे एग्जाम गए उनके भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो था प्रैक्टिकली था, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कई क्वेश्चन प्रैक्टिकली होने के बावजूद भी जो लोग लैब में हॉस्पिटल में अगर काम कर भी रहे हैं तो भी इस तरह के इतने डीप नॉलेज उनको नहीं होता, है ना। गाइडलाइन की अपन बात करें, है ना, गाइडलाइन में यहाँ पर 4 तरह के ऑप्शन में गाइडलाइन के नाम लिखे थे। CSMLS एक्चुअली कनाडा का गाइडलाइन होती है, तो इसको तो आप छोड़ ही दो। अपनी इंडिया में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो होता है वो CDC होता है। CDC CDC ही अपने यहाँ पर गाइडलाइन बनाता है, लेकिन CDC जो है वो एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन है। आप लोगों ने कभी मेरी गॉडकर सीरीज के अगर वीडियो देखी हो तो मैंने CDC पे थोड़ा सा बताया था। एक्चुअली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो ये गाइडलाइन बनाती है, ये गाइडलाइन खुद नहीं है। गाइडलाइन जो बनाती है उनमें यूपी मतलब होता है यूनिवर्सल प्रिकॉशन, है ना। मेरे हिसाब से इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यूनिवर्सल प्रिकॉशन होना चाहिए। HIV, HbSAg, SCV इस तरह के जो डिसीज होती हैं उनसे बचने के लिए जब जब भी अपन टेस्ट लगाते हैं तो अपन को ग्लव्स पहनना चाहिए, सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज करना चाहिए। ये जो साहब गाइडलाइन है ये एक्चुअली यूनिवर्सल प्रिकॉशन की गाइडलाइन है। इसको बुक में अपन को कहीं पे मुझे नहीं मिला, गूगल पे मैंने सर्च किया था। तो CDC की जो गाइडलाइन है, CDC की पूरी गाइडलाइन मैंने पढ़ी। उस गाइडलाइन में बॉडी फ्लूइड से प्रिवेंशन जो था वो यूनिवर्सल प्रिकॉशन के अंदर ही था। SP मतलब होता है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, ठीक है। एग्जैक्ट अभी भी मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसका यूनिवर्सल प्रिकॉशन ही बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। अभी भी अगर इसका क्वेश्चन पर अगर ऑब्जेक्शन लगाने का टाइम हो तो अगर आप लोगों ने देख लेना इस पे ऑब्जेक्शन नहीं लगा हो तो आप अभी भी लगा सकते हो, है ना। मेरे हिसाब से यूनिवर्सल प्रिकॉशन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन आंसर दिया था हमारी आंसर की में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। 27 नंबर पे क्वेश्चन, वैकेंसी वगैरह पे अपन बाद में बात करेंगे किरण, फिलहाल अपन आंसर की पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। 27 पे क्वेश्चन था विच सिस्टम रिकॉग्नाइज 5 किंगडम ऑफ लिविंग थिंग, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी और एनिमेलिया। ये 5 तरह के किंगडम कौन से सिस्टम के अंदर आते हैं? तो ये 4 तरह के सिस्टम यहाँ पर ऑप्शन में थे। बाइक्लर का सिस्टम था, माइक्रोवाइल का सिस्टम था, सुपर किंगडम एक सिस्टम था और विटेकर सिस्टम था। ये हमारे 4 ऑप्शन इस क्वेश्चन में थे। ये जो क्वेश्चन था ये एक्चुअली 10th की बुक से था, है ना, जो अपनी स्कूल की बुक होती है एनसीईआरटी की बुक से निकाला हुआ क्वेश्चन था। तो इसमें अपने जो एग्जाम थे इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो एनसीईआरटी के लेवल के थे और जनरली अपन पढ़ते नहीं है, लेकिन अपन इसको भी ये नहीं कह सकते कि अपना सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन था, क्योंकि अपन बैक्टीरिया वगैरह पढ़ते हैं, है ना। तो ये क्लासिफिकेशन अपना माइक्रोबायोलॉजी में जो आता है वो माइक्रोबायोलॉजी में क्लासिफिकेशन पूरा अगर अपन पढ़े डिटेल में तो अपन ये कह सकते हैं कि ये डीप क्वेश्चन अपन इसको मान सकते हैं। ये जो एक्चुअली क्लासिफिकेशन दिया था ये बिटकर सिस्टम का है। बिटकर सिस्टम क्या होता है भाई, है ना। ये सिस्टम के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। जब हमारे वर्ल्ड में हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी पर जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा कि भाई जीव जो है वो 2 तरह के हैं, है ना। शुरुआत में सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन दिया था किंगडम का उन्होंने कार्ल लाइनेसियस ने दिया था। 1707 में इन्होंने दिया था, है ना। 1707 में इन्होंने बोला था कि भाई हमारी जो पृथ्वी है उसमें 2 तरह के जीव रह रहे हैं। 2 तरह के जीव को उन्होंने 2 किंगडम बोल दिया। 2 तरह के जीव में उन्होंने क्या कहा, प्लांट और एनिमल, पौधे और एनिमल 2 तरह के जीव है। उन्होंने कहा पौधे भी एक तरह के जीव हैं, है ना। 1707 में कार्ल लाइनेसियस से पहले
के लोग जो हुआ करते थे वो पौधों को जीव नहीं मानते थे, वो ये नहीं मानते थे कि ये जीव होगा, है ना। तो सबसे पहले कार्ल लाइनियस ने बताया कि भाई पौधों में भी जीवन होता है, तो उन्होंने इस हिसाब से फिर पृथ्वी में दो तरह की किंगडम क्लासिफाई की। फिर उनके बाद में अर्नेस्ट हैकल्स आए। अर्नेस्ट हैकल्स ने फिर तीसरा एक और किंगडम बताया, प्रोटिस्टा का। प्रोटिस्टा मतलब जो अपने बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, है ना। तो इन्होंने ये हमारे माइक्रोस्कोप की खोज के बाद में इन्होंने तीसरा किंगडम बताया। उन्होंने कहा भाई पौधे और जीव जंतु के अलावा तीसरी एक और प्रजाति होती है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ना तो पौधे होते हैं ना बिल्कुल जीवों की तरह होते हैं। उन जीवों की तरह उनमें श्वसन वगैरह, खाना पीना, ये सब कुछ नहीं होता, है ना। तो उन्होंने एक तीसरा प्रोटिस्टा करके एक किंगडम रख दिया। फिर और आगे चल के हर्बर्ट एफ कोपलैंड करके एक आए साइंटिस्ट, इन्होंने फिर तीसरे के बाद में चौथा किंगडम प्रपोज किया, मोनेरा का, है ना। मोनेरा किंगडम इन्होंने रखा। इसमें प्रोकैरियोटिक जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको इसमें कैटेगरी में रखा। प्रोकैरियोटिक मतलब जो सिंगल सेल वाले हैं, सिंगल वाले, है ना। मैं भाई आप अभी आप लोग मैसेज करना बंद कर दो, अपन फिर बाद में क्लास के बाद में डिस्कस करेंगे, जो भी क्वेश्चन आपके रहेंगे तो उन पे अपन बातचीत करेंगे, है ना। पहले अपन क्वेश्चन को समझ लेते हैं। उसके बाद में रॉबर्ट विटेकर जो हमारा क्वेश्चन था, है ना, इन्होंने फिर एक और किंगडम उसमें ऐड किया था, है ना। उन्होंने एक और किंगडम ऐड किया, फंजाई। फंजाई को उन्होंने कहा कि भाई ये जो फंजाई होते हैं ये बाकी सभी से अलग हैं, पौधों से भी अलग है, हम लोगों एनिमल से भी अलग है, बैक्टीरिया से भी अलग है, इनकी कैटेगरी बिल्कुल अलग है। तो इस तरह से पहले दो, फिर तीन, फिर चार, इस तरह से करके आखिरी में रॉबर्ट विटेकर जो है, इन्होंने टोटल 5 किंगडम, उन्होंने कहा कि भाई 5 तरह के जीव इस पृथ्वी पर रहते हैं, 5 तरह के किंगडम रहते हैं, है ना। 5 किंगडम का उन्होंने सिस्टम प्रपोज किया और ये 1969 में उन्होंने दिया था। और 1969 में जो उन्होंने 5 किंगडम का बताया, उन्होंने कहा कि भाई पहले होते हैं प्लांट, प्लांट में भी जीव, प्लांट जो होते हैं वो भी एक तरह के जीव हैं, उनमें भी जीवन होता है। दूसरे हम लोग हैं, हम लोग एनिमल के अंदर आते हैं, तो एनिमल में जितने भी जानवर हो गए, मनुष्य हो गए, ये सब एनिमल के अंदर आएंगे। तीसरे नंबर पे फंजाई, फंजाई को इन्होंने ही इंक्लूड किया था। चौथे प्रोटिस्टा, प्रोटिस्ट के अंदर फिर उन्होंने छोटे छोटे पौधे, पौधे को उन्होंने इंक्लूड किया। जैसे आप लोग बारिश वगैरह में काई वगैरह देखते हैं, तो काई वगैरह में फूल वगैरह तो लगते नहीं है ना, तो उनका जो प्रजनन होता है उनमें कुछ प्रॉपर्टी जो रहती है वो जीवों की तरह रहती है, अपने की तरह होती है कि वो अपनी तरह वो oocyte प्रोड्यूस करते हैं। oocyte प्रोड्यूस करके उनमें रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होने के बाद फिर उनकी दूसरी प्रजाति पैदा होती है। मतलब जैसे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों में तो फल लगेंगे, फल लगेंगे तो फिर उनके बीज जो होगा उससे फिर नया पौधा उगेगा। लेकिन प्रोटिस्ट वाले ऐसे पौधे होते हैं जो जिनमें खुद प्रजनन होता है, जिस तरह से हम लोगों में मेल और फीमेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उनमें भी कुछ इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उन्होंने प्रोटिस्ट की कैटेगरी में रखा। और फिर जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको उन्होंने 5वें नंबर पे रखा, प्रोकैरियोटिक करके उन्होंने एक 5 किंगडम बनाए। तो उन्होंने ये जो रॉबर्ट विटेकर है, इन्होंने इस तरह से 5 किंगडम बनाए। तो 5 किंगडम की जो थ्योरी थी वो इन्होंने ही दी थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो था वो यही था कि भाई 5 किंगडम किसने दिए थे, ये हमको बताना था। उन्होंने 5 किंगडम के नाम भी लिख दिए थे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी और एनिमेलिया। तो ये जो है विटकर ने दिए थे। विटकर का जो पूरा नाम है वो अभी अपन ने देखा, रॉबर्ट विटेकर इनका पूरा नाम है। इन्होंने ही बताया कि अपनी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी पर 5 तरह के जीव रहते हैं। तो इन 5 तरह के जीवों का उन्होंने क्लासिफिकेशन किया, इसी को अपन 5 किंगडम कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। सर आपको क्लास 3 दिन पहले लेना था, तो अच्छा वो बंद हो गई है, चलो कोई दिक्कत नहीं भाई। क्वेश्चन समझ लो आप। थोड़ा सा मैं लेट हो गया, वाकई में मुझे आप लोगों से माफी मांगना चाहिए। थोड़ा मैं बहुत अभी 1 हफ्ते से काफी बिजी चल रहा था कुछ पर्सनल काम की वजह से। तो अगर इस पे ऑब्जेक्शन लगने के चांसेस बंद हो गए हों तो कोई दिक्कत नहीं। लगभग बहुत सारे क्वेश्चन पे ऑलरेडी ऑब्जेक्शन लग चुके हैं, तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं। जहां पे भी क्वेश्चन ऐसा है जो गलत हो सकता है, तो
पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं वो पीछे नहीं रहे भाई, उन पे ऑब्जेक्शन लग चुके हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 28 नंबर पे है, विच टर्मिनोलॉजी सीमेन एनालिसिस मींस ऑल सीमेन पैरामीटर्स आर नॉर्मल, है ना। सीमेन एनालिसिस हम करेंगे तो सीमेन एनालिसिस में कौन सा पैरामीटर जो होता है वो हमें ये बताता है कि सीमेन जो है वो एकदम नॉर्मल है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप, है ना, मैंने हमेशा कहता हूं कि कुछ क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल लॉजिकल होते हैं, आप पढ़ाई ना भी करोगे तो भी आप उनका अगर शांति से अगर आंसर दो तो आराम से दे सकते हो, है ना। पढ़ाई भी हमारी काम आती है। हालांकि आप देखोगे यहाँ पे नॉर्मल शब्द है और यहाँ पर भी नॉर्मो आ रहा है, मतलब जू स्पर्मिया मतलब स्पर्म की क्वांटिटी, है ना, स्पर्म के बारे में इंफॉर्मेशन। तो नॉर्मो मतलब नॉर्मल और नॉर्मल स्पर्म है मतलब नॉर्मोजू स्पर्मिया। और बाकी की जो टर्मिनोलॉजी है वो अपनी पढ़ी हुई भी है, जैसे ए स्पर्मिया है। ए स्पर्मिया का मतलब क्या होता है? ए स्पर्मिया का मतलब होता है लेक ऑफ इजोकुलेशन ऑफ सीमेन। कोई पेशेंट अगर सीमेन दे ही नहीं पा रहा, सीमेन उसका अगर इजोकुलेट हो ही नहीं पा रहा, तो ये जो कंडीशन है वो उसकी ए स्पर्मिया कहलाती है। दूसरी एजोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया मतलब लेक ऑफ स्पर्म इन सीमेन। सीमेन सैंपल अगर पेशेंट दे तो रहा है लेकिन देने के बावजूद उसमें स्पर्म ना हो, तो ये जो कंडीशन है वो एजोस्पर्मिया कहलाएगी। तीसरी एक और कंडीशन यहाँ पर ऑप्शन में थी, ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया, है ना। तो ये इनके नाम से ही देखो कितना अगर मान लो अपना ल्यूकोसाइटो पढ़ा हुआ भी नहीं था तो भी आप एक अंदाजा लगा सकते थे, एक अपना दिमाग लगा सकते थे, भाई यहाँ पर ल्यूकोसाइट आ रहा है मतलब ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डब्ल्यूबीसी का जिक्र होगा। तो जब सीमेन में अगर डब्ल्यूबीसी आते हैं, सीमेन में अगर डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट हो, तो ये जो कंडीशन है वो ल्यूकोसाइटो स्पर्मिया कहलाती है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे जो तीन ऑप्शन है वो वैसे भी हमारे रिजेक्शन क्राइटेरिया में जा रहे हैं। और दूसरी दूसरी चीज ये भी कि यहाँ पर नॉर्मल शब्द लिखा है, यहाँ पर नॉर्मल लिखा है, मतलब हमारा जो क्वेश्चन है उसी से ही हमारा टर्मिनोलॉजी में आंसर मिलता जुलता है, मिल रहा है। आंसर आप इसका आराम से दे सकते थे, चौथा नंबर का इसका आंसर सही था। मेडिकल में तो डेफिनेशन में नॉर्मली जब डेफिनेशन बनती है तो जो टर्मिनोलॉजी होती है उसी से ही डेफिनेशन बनती है ना, तो इसमें अपन को ज्यादा रटने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। चलो, पता नहीं क्यों बहुत सारे लोगों के बिल्कुल बहुत ही कम नंबर आए हैं, तो जिनके बहुत ज्यादा कम नंबर हैं, 40 से भी कम नंबर हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने एंजाइटी रखी होगी, बहुत ज्यादा टेंशन करी होगी। अदरवाइज बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल शांति से अगर आप पढ़ते तो उनके आंसर आप दे सकते थे ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। आगे देखो आप 29 नंबर पे हमारा क्वेश्चन था, विच आर मॉलिक्यूलर इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज एक्सप्रेड। ऐसा कौन सा मॉलिक्यूलर इंस्ट्रूमेंट है? मॉलिक्यूलर इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हुआ? ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है ना। कई बार देखो क्वेश्चन को अपन लोग कंफ्यूज होते इसीलिए है क्योंकि क्वेश्चन जब बनते हैं तो इनमें टर्मिनोलॉजी जो रखते हैं, टर्म जो रखते हैं वो अपन को थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं। जैसे यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट रख दिया, अगर उन्होंने सिर्फ इतना ही रखा होता कि कौन सा मॉलिक्यूल होता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, एक्सप्रेस करता है, तो शायद आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होती। बहुत सारे लोग ये इंस्ट्रूमेंट से ही कंफ्यूज हो गए होंगे, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं। और अब आप देखोगे तो ग्रुप 5 का पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है पहले के कंपैरिजन में। और ग्रुप 5 के अलावा अभी बाकी के जितने भी एग्जाम हैं सबके पैटर्न धीरे धीरे चेंज होते जा रहे हैं। क्यों चेंज होते जा रहे हैं कि भाई कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। पहले इतना कंपटीशन नहीं था, टेक्नीशियन इतने पढ़ते नहीं थे, इतनी ज्यादा स्टूडेंट अप्लाई नहीं करते थे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो कंपटीशन बढ़ गया है तो एग्जाम के लेवल भी अब धीरे धीरे बहुत बढ़ चुका है। और अब अगर आपको एग्जाम की तैयारी करना है तो आप एक सिंगल पॉइंट भी अपनी बुक से नहीं छोड़ सकते। सारे के सारे पॉइंट, चाहे वो लॉजिकल हो, चाहे वो मेमोराइज करने वाले हों, चाहे वो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हो, हर तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ना आप जरूरी हो गया है। बिल्कुल शुरू से लेकर 0 से लेकर 100 तक हर एक चीज आपको बिल्कुल पढ़ना पड़ेगी, ठीक है। चलो, कृष्णा ने लिखा है बाय 42% रायपुर में आया, बढ़िया कृष्णा। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन जो थे वो, अब देखो आप, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, वही कौन सा चीज है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी कौन सी चीज है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करती है, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता कौन है?
डीएनए, डीएनए करता है हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी। और डीएनए होते क्या है? डीएनए होते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड अपन ने पढ़े हैं भाई बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो आपको ध्यान होगा अपन ने बायोकेमिस्ट्री में प्रोटीन के जस्ट बाद में न्यूक्लिक एसिड पढ़े थे, और प्रोटीन का ही एक रूप अपना न्यूक्लिक एसिड होता है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर डीएनए अगर ऑप्शन में होता तो डीएनए एक्चुअली उसका एकदम करेक्ट आंसर होता, लेकिन डीएनए जो बने होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, तो प्रोटीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डीएनए ऑप्शन में नहीं था, प्रोटीन ऑप्शन में था, तो प्रोटीन से ही हमारे डीएनए बनते हैं, है ना। तो प्रोटीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कार्बोहाइड्रेट लिपिड वगैरह हो जो होंगे वो उसके आंसर नहीं होंगे, जिन्होंने कार्बोहाइड्रेट लिपिड या फिर हाइड्रिक एसिड वगैरह दिया होगा, है ना। अब देखो यहाँ पर अगर हाइड्रिक एसिड की जगह न्यूक्लिक एसिड होता तो जरूर इसका आंसर न्यूक्लिक एसिड होता, है ना। तो कंफ्यूज करने के लिए न्यूक्लिक एसिड को आप थोड़ा मिलता जुलता हाइड्रिक एसिड देख के, हो सकता है कुछ स्टूडेंट ने ये वाला दे दिया हो, लेकिन आंसर इसका प्रोटीन ही था और बिल्कुल करेक्ट था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। डीएनए जो होते हैं हमारे प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन इसका आंसर एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। देखो कुमार ने बिल्कुल सही लिखा है, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। बहुत बढ़िया, है ना। तो आंसर इसका प्रोटीन ही था, बहुत बढ़िया, है ना। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं अपन, 30 नंबर के क्वेश्चन पे। 30 नंबर का क्वेश्चन था हमारा, नेम द abnormalities of urinary volume in which urinary volume more than 2000 ml per 24 hours। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, पढ़ा हुआ क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल 10 से 15 क्वेश्चन तो बिल्कुल एकदम इजी लेवल के क्वेश्चन थे एकदम। देखो जो पेपर था ना, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पेपर था। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो पढ़ने वाले ही दे सकते थे, कुछ क्वेश्चन थोड़े हार्ड लेवल के थे जो बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे थे वो दे सकते थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो सिर्फ लॉजिकल थे, जिनमें पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं था। प्रैक्टिकली भी कुछ क्वेश्चन थे। बस अगर क्वेश्चन पेपर में अगर कोई गलती मैं निकाल लूंगा तो ये बोलूंगा कि भाई कुछ क्वेश्चन उन्होंने जो एनसीईआरटी से डाले थे वो नहीं डालना था, एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं डालना था, जूलॉजी बॉटनी से क्वेश्चन नहीं डालना चाहिए था, और अदर जो स्ट्रीम होती हैं उनसे नहीं डालना था, जैसे ओटी टेक्नीशियन वगैरह से के भी कुछ क्वेश्चन है तो वो नहीं डालना चाहिए था। अदरवाइज बाकी आप देखें तो 70 से 75% क्वेश्चन जो थे वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, और इसी तरह से आपको आगे जाके पढ़ाई करना भी है। चलो तो इसमें हाँ मैं इसको डिस्कशन करना रह गया। मोर देन पूछा था इन्होंने, और मोर देन में यहाँ पर जो ऑप्शन में थे अपन को मालूम है भाई, है ना। आप हिंदी में ऑप्शन करते तो हिंदी में ही आपके निकल आ जाते। जैसे कि ओलिगोयूरिया का मतलब होता है यूरिन कम अगर कर रहा है कोई पेशेंट, तो है ना, यूरिन की कमी अगर आ रही है तो उसको अपन ओलिगोयूरिया कहते हैं। एनीयूरिया जब बोलते हैं जब कोई पेशेंट यूरिन जा ही नहीं पाता, यूरिन अगर वो कर ही नहीं पाता है तो उसे अपन एनीयूरिया कहेंगे, है ना। अब यहाँ पर सी नंबर पे जो 1 यूरिया था, एक्चुअली इस तरह की कोई टर्मिनोलॉजी होती ही नहीं है, और कई बार क्वेश्चन बनाने के लिए जब ऑप्शन नहीं मिलती है तो वो कुछ ऑप्शन ऐसे डाल देते हैं जो होते ही नहीं है ना। तो यहाँ पर 1 यूरिया करके कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम जब ज्यादा हो तो इसे अपन पॉलीयूरिया कहते हैं, और इसमें भी बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन था। पॉली आप मेडिकल टर्म में पढ़ोगे तो पॉली का मतलब होता है अधिक, है ना, मोर देन, मोर देन। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई, पॉली मतलब मोर देन, मतलब ज्यादा मात्रा में अगर यूरिन एक्सक्रीट हो रही है तो इसे अपन पॉलीयूरिया कहेंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन आप इसमें नहीं ले सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 नंबर क्वेश्चन था, आप लोगों के एक बार मैं माइक ऑफ कर रहा हूं, जिनके माइक ऑन हो रहे हैं मैं बाद में आप लोगों से माइक ऑन करके बात कर लूंगा, जिस जो भी आपको बात करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हो ना। मैं इसीलिए आज लाइव क्लास में आया हूँ, काफी टाइम बाद अपन लाइव मिले हैं, तो अपन बिल्कुल डिस्कशन करेंगे, आप लोगों को जो भी बातें हैं कर सकते हो आप। पहले अपन क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा 31 नंबर पे था, फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो विच इज नॉट मेजर साइज क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की इसमें से कौन सी क्लास नहीं है भाई। बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन था। जिन्होंने पढ़ाई की है वो आप बोलेंगे कि सर
इस तरह के क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़ाए नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल दिमाग लगाते तो अपन ने जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ी तो कार्बोहाइड्रेट में अपन ने मोनोसेक्राइड पढ़ा है जिसमें सिंगल चेन होती है, ओलिगोसेक्राइड भी अपन ने पढ़ा है जिसमें 2 से लेकर 5 तक की बुक में दी है ना। कहीं पर सिर्फ 2 या 3 चेन का ही ओलिगोसेक्राइड का दिया है ना। तो ओलिगोसेक्राइड जिसमें कम चेन होती है और पॉलीसेक्राइड जिसमें ज्यादा चेन होती है, मोस्टली 3 से ज्यादा चेन पॉलीसेक्राइड के अंदर कहीं कहीं पे डेफिनेशन आपको मिलेगी। तो मोनो, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड ये सब अपने पढ़े हुए हैं। एक नहीं पढ़ा हुआ अपना जो है वो साइकोसेक्राइड करके, साइकोसेक्राइड करके कोई वर्ड होता ही नहीं एक्चुअली मेडिकल टर्म में, है ना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो नॉट वाला था, नॉट मतलब नहीं होता, तो इसमें सी नंबर जो होता है वो साइकोसेक्राइड अपना नहीं होता। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्वेश्चन था ये, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट था, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है भाई। सिर्फ आपका समझने वाला क्वेश्चन था, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड ये सब होते हैं। यहाँ पर नॉट पूछा था जो नहीं होता, तो नहीं में अपना साइकोसेक्राइड जो होता है वो नहीं होता। सी नंबर का इसका आंसर जो था वो एकदम करेक्ट था। ठीक, 32 नंबर पे क्वेश्चन पे बात करते हैं। 32 अपना है, कोलेस्ट्रॉल, प्रोजेस्टेरॉन, वाइल एसिड आर एग्जाम्पल ऑफ विच कैटेगरी ऑफ बायोलॉजिकल लिपिड। ध्यान देना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, है ना, लेकिन ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। थोड़े से मैं इसको हार्ड लेवल का क्वेश्चन मान सकता हूँ। कैमरा मेरा बंद हुआ तो 1 मिनट आप वेट करें, क्या इशू है कैमरे में, मैं चेक करता हूँ, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं क्लास को, है ना। 1 मिनट। चलिए भाई, फिर से अपन कंटिन्यू करते हैं क्लास को। आप मेरे ख्याल से दिखने लगा होंगे मैं, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन जो था, इसमें पूछा था बायोलॉजिकल लिपिड। बायोलॉजिकल लिपिड मतलब जो हमारे खाने पीने वाले लिपिड होते हैं वो हमारे बायोलॉजिकल लिपिड कहलाते हैं। जब लिपिड की क्लास जब अपन ने पढ़ी, उसमें अपन ने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा वो क्लासिफिकेशन उनके स्ट्रक्चर के आधार पे था। लिपिड को अपन ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, सिंपल, कंपाउंड और डिराइव्ड, है ना। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये एक्चुअली उनके स्ट्रक्चर के आधार पे था। और नॉर्मली आप जो भी बुक पढ़ोगे बायोकेमिस्ट्री की, सब में आपको यही क्लासिफिकेशन मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन था थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन था। बायोलॉजिकल लिपिड क्या होते हैं भाई? जितने भी लिपिड हम खाते पीते हैं, हमारी बॉडी के लिए में जो यूज होते हैं, बॉडी में जो होते हैं, उन्हें अपन बायोलॉजिकल लिपिड बोलते हैं। और बायोलॉजिकल लिपिड जितने भी हैं उनको अपन लिपिड मैप करके एक कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी के हिसाब से टोटल 8 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, है ना। अपन जितने भी लिपिड को खा सकते हैं या हमारी बॉडी के अंदर जितने भी लिपिड प्रेजेंट होते हैं, सारे लिपिड को अपन टोटल 8 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 8 कैटेगरी कौन कौन सी है? पहली है फैटी एसिड, है ना। फैटी एसिड को अपन ने डिराइव्ड लिपिड के अंदर इंक्लूड किया था, वैसे अगर अपन ने स्ट्रक्चर के आधार पर देखा था तो। दूसरा सैक्रोलिपिड, तीसरी प्रिनॉल, चौथी होती है ग्लिसरोलिपिड, पांचवी होती है स्टेरॉल, छठवीं होती है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, सातवीं पॉलीकेरेटाइड और आठवीं होती है हमारी स्फिंगोलिपिड। इस तरह से टोटल 8 कैटेगरी होती है। ये जो 8 कैटेगरी है ये लिपिड मैप्स कहलाती है। लिपिड मैप्स का मतलब होता है जो कुछ भी लिपिड को हम खा सकते हैं या हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगी, उनको अपन टोटल 8 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। और उन 8 कैटेगरी में से ये हमारा जो क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा था कि कोलेस्ट्रॉल, प्रोजेस्टेरॉन, बाइल एसिड ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे, ये हमारा क्वेश्चन था, है ना। इन्होंने ऑप्शन में भी जो कैटेगरी रखी थी जैसे ग्लिसरोलिपिड, स्टेरॉल लिपिड, प्रिनॉल लिपिड, सैक्रोलिपिड, ये सारी जो होती हैं ये कैटेगरी एक्चुअली अपनी बायोलॉजिकल लिपिड के अंदर आती हैं। ये जैसे आप 8 कैटेगरी में देख रहे हो लिपिड के एग्जाम्पल में, ठीक है। तो इसमें उन्होंने जो एग्जाम्पल रख दिए, कोलेस्ट्रॉल वगैरह रख दिए उन्होंने क्वेश्चन में, कोलेस्ट्रॉल रख दिया, प्रोजेस्टेरॉन रख दिया, बाइल एसिड रख दिया था, है ना। आपको बताना था कौन से लिपिड के अंदर आता है। तो ये क्वेश्चन भी हालांकि बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन था, बिल्कुल
जो अच्छे लेवल पे तैयारी कर रहे हैं बहुत, वो ही आंसर दे सकते थे, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को भी मैं एक लॉजिकल क्वेश्चन मानूंगा। बिल्कुल, अगर आप शांति से बैठ के क्वेश्चन को और ऑप्शन को अगर मिलाने की कोशिश करते, मैं अपन जब लॉजिकल क्वेश्चन पे बात किया करते थे तो मैं बोलता था कि हमारे जो क्वेश्चन होते हैं कई बार उनसे ही आंसर निकलते हैं। कैसे निकलते हैं वही आंसर? आप देखो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल शब्द को आप पूरा पढ़ोगे तो यहाँ पर स्टॉल शब्द निकल के आएगा, है ना। इसी तरह से आप प्रोजेस्टोन को पढ़ोगे तो प्रोजेस्टोन के अंदर भी एस्ट्रॉन जो शब्द है वो एस्ट्रॉल से ही मिलकर बना है ना। तो कोलेस्ट्रॉल, प्रोजेस्टॉल, प्रोजेस्टोन, है ना, ये जो वर्ड है ये हमारे किससे मिलते जुलते लग रहे हैं? हमारे स्ट्रॉल से अंदर, है ना। तो कहीं ना कहीं मेडिकल टर्मिनोलॉजी जब भी बनती है तो वो एक से मिलकर दूसरे से बनती है, दूसरे से मिलकर तीसरी बनती है ना। जैसे अपन लिपिड में भी अपने, जैसे ग्लिसरोलिपिड है मतलब ग्लिसरीन लिपिड के साथ जुड़ गया है ना। इसी तरह से सैक्रोलिपिड है मतलब सैकराइड और लिपिड दोनों आपस में जुड़ गए तो सैक्रोलिपिड बन गया, है ना। इसी तरह से स्ट्रोल जब लिपिड के साथ जुड़ेगा तो वो स्ट्रोल लिपिड हो जाएगा, है ना। तो हमारे कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं, प्रोजेस्टेरोन, बाइल एसिड जो होते हैं वो हमारे स्टेरॉल लिपिड के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। स्टेरॉल लिपिड मतलब अपने 8 कैटेगरी में हमारा एक कैटेगरी है स्टेरॉल, है ना। इस स्टेरॉल के अंदर जो होता है वो हमारा कोलेस्ट्रॉल आता है, बाकी जो ऑप्शन में थे वो भी आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सही था, कोई मिस्टेक नहीं थी इस क्वेश्चन में। आप इसमें ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते जिन लोगों ने लगाया। वैसे लगाने को तो अभी टोटल 20 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लग चुके हैं अभी तक, जब अगर आप डेट खत्म हो गई हो तो मुझे भी नहीं पता, अदरवाइज 20 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन ऑलरेडी लग चुके हैं। लेकिन 20 क्वेश्चन इतने मिस्टेक है नहीं है ना, गिनती के 4 या 5 क्वेश्चन हैं जिनमें मिस्टेक है, उनको अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्ट्रॉइड आता सर स्ट्रॉल की जगह? नहीं, स्ट्रॉल की जगह स्ट्रॉइड क्यों आता भाई? स्ट्रॉल लिपिड का नाम है ना भाई, स्ट्रॉल लिपिड बायोलॉजिकल लिपिड की एक कैटेगरी है स्ट्रॉल लिपिड, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पर आता हूं मैं, 38। सर स्ट्रॉल, हाँ लग रहा था नीट ही दे रहे हैं। एम्स रायपुर का क्वेश्चन का भी एनालिसिस बिल्कुल कृष्णा मुझे भेज देना, मेरे पास है शायद, तो एक बार मैं देख लूंगा, ठीक है। चलो हाँ, नीट लेवल के क्वेश्चन थे, बिल्कुल सही ना, कुछ लोगों ने बोला नीट लेवल के। चलो आगे पढ़ते हैं अपन, कुछ लोगों के मैसेज छूटे हैं तो वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। 33 नंबर पे क्वेश्चन था हमारा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट फाउंड इन आवर बोन। बोन में हमारा कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट होता है? हड्डियों में हमारा कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्रेजेंट होता है, ये आपसे पूछा था। ऑप्शन में आप देखो, यूरेनियम, स्ट्रोनियम, प्लेटिनम और सीजियम, ये हमारे 4 ऑप्शन में थे। और आंसर की में जो ऑप्शन में आंसर दिया था वो बी नंबर पे दिया था, स्टोनियम, है ना। स्टोनियम पे मैंने बहुत रिसर्च की और रेडियो एक्टिव पे भी मैंने बहुत रिसर्च की। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए, इसका करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन में एक्चुअली मिस्टेक ही थी, यूरेनियम इसका करेक्ट आंसर होगा। गूगल पे भी आप सर्च करोगे, आप सर्च करके देखना कभी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमारे बोन में जो होते हैं वो यूरेनियम प्रेजेंट होते हैं, है ना। यूरेनियम के अलावा 2 और रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, है ना। फिलहाल अपन से पूछा यह था तो यूरेनियम इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। स्टोनियम इसका करेक्ट आंसर नहीं है, इस पे ऑब्जेक्शन लग भी चुका है मेरे ख्याल से, है ना। तो इसके नंबर आप लोगों के जिन्होंने भी आंसर जो दिया होगा उसके हिसाब से फिर इसके नंबर आपके प्लस हो जाएंगे, ठीक है। चलो सर लगाने वाले भी जिनोम के ही ज्यादा स्टूडेंट हैं? अच्छा, अंदाजा लगाने वाले, चलो ठीक है काजल, देखते हैं वो तो रिजल्ट बताएगा अपन को, है ना। फिलहाल अपन वेट करते हैं, रिजल्ट से पहले अपन कुछ भी नहीं बोलेंगे। चलो 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं अपन। 35 अपना, विच इज द मोस्ट एबंडेंट मोनोसेक्राइड इन नेचर? मोनोसेक्राइड सबसे ज्यादा नेचर में कौन सा पाया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये भी, थोड़ा सा हार्ड लेवल कह सकते हैं लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन कह सकते थे अपन इसको। लॉजिकल क्वेश्चन इसलिए कह सकते हैं भाई, अ, अपन पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा अपन कौन सा कार्बोहाइड्रेट या कौन सा मोनोसेक्राइड सबसे ज्यादा पढ़ते हैं? ग्लूकोज को, है ना। ग्लूकोज अपना बिल्कुल सबसे कॉमन ग्लूकोज होता है। तो उस कॉमन में भी 6 कार्बन वाला जो डी ग्लूकोज होता है, ग्लूकोन डी वगैरह आप लोगों ने सुनते हैं अपन जो खाते पीते हैं, है ना। ग्लूकोन डी बिल्कुल
आयुषी ने लिखा है, ठीक है। तो कीटोन और 5 कार्बन सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी करके इस तरह ऑप्शन में थे इसमें, लेकिन इसका करेक्ट आंसर डी नंबर बिल्कुल सही है। नेचर के अंदर मोस्ट एबंडेंट मोनोसेक्राइड जो होता है वो 6 कार्बन का डी ग्लूकोज ही होता है, ये अपन ने पढ़ा है ना। बहुत बढ़िया। चलो चलो अच्छा, ऑब्जेक्शन लगाने वाले ज्यादा स्टूडेंट काजल ने लिखा है जिनोम के ही है, चलो बढ़िया। C6H12O6 समझकर हमने लगा दिया था डी, बहुत बढ़िया है ना। सुरेंद्र ने लिखा है ना, बहुत बढ़िया, चाहिए है ना। तो 6 कार्बन वाला ही होगा बिल्कुल भाई, है ना। चलो 5 कार्बन वाला अपन ने ग्लूकोज में पढ़ा भाई, ग्लूकोज में 5 कार्बन नहीं होते, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं ना। तो बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन था ये, है ना। एक तरह से अपन ने ग्लूकोज का जो फार्मूला पढ़ा है उसमें C6H12O6 पढ़ा है, मतलब कार्बन की संख्या इसमें 6 है ना। तो 5 कार्बन, ग्लूकोज में 5 कार्बन नहीं होते, मतलब ये ऑप्शन ऑलरेडी गलत था। तो 6 कार्बन वाला जो होगा वो सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, C6H12O6 इन्हें सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, ठीक। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोफाइट एंथ्रोजॉइट। ये क्वेश्चन जरूर बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन था, ये एक्चुअली बॉटनी का क्वेश्चन है ये, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। तो ये मैं जो बोल रहा था ना, कुछ क्वेश्चन पे मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए था ये ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल नीट लेवल के क्वेश्चन थे। तो ये बहुत एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन था कि ब्रायोफाइट एंथ्रोजॉइट जो होता है इसका कैरेक्टर क्या होता है। अब ये अपने दिमाग में आया कि भाई ब्रायोफाइट कभी सुना ही नहीं अपन ने, है ना। ब्रायोफाइट में भी फिर एंथ्रोजॉइड अपन ने कभी नहीं सुना है। थोड़ा सा मैं इसको डिस्कशन कर लेता हूँ पहले ब्रायोफाइट का, है ना। ब्रायोफाइट का मतलब क्या होता है, जब थोड़ी देर पहले जब अपन किंगडम की बात कर रहे थे, और किंगडम पे मैंने बोला भाई जो आप लोग देखते हो काई वगैरह हो गई, जो बारिश में काई वगैरह हो जाती है, जो छोटे छोटे वो पौधे होते हैं बहुत, है ना। तो उनमें कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका रिप्रोडक्शन जड़ों से या फलों से या पत्तियों से या तनों से नहीं होता, उनका जो प्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो ह्यूमन की तरह होता है, मेल फीमेल उसमें गैमीट्स बनते हैं। ये गैमीट्स आगे चल के फिर रिप्रोड्यूस करा के और फिर एक नए पौधे, नई प्रजाति को पैदा करते हैं। तो उनमें एक पौधे का नाम जो था वो ये था ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट की ये प्रॉपर्टी होती है कि उनमें मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं, और मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं और मिलकर फिर एक नए पौधे को जन्म देते हैं, ठीक है। तो उसमें जो मेल गैमीट होता है, मेल गैमीट में को ही अपन एंथ्रोडियम बोलते हैं। उनसे जो स्पर्म निकलते हैं, है ना, एंथ्रोडियम से जो गैमीट होते हैं उनको अपन एंथ्रोइड बोलते हैं। तो उनसे जो स्पर्म निकल रहे हैं, जो गैमीट निकल रहे हैं, वो उनमें जो दो दो फ्लेजला प्रेजेंट, जैसे अपना स्पर्म होता है, अपनी अपनी बात करें अपन, है ना। तो अपना जो स्पर्म होता है वो कैसा होता है, वही एक हेड होता है, और एक हेड के बाद में एक टेल होती है ना। इन पौधों का जो स्पर्म होता है ना, गेमीट जो होते हैं उनमें दो दो फ्लेजला प्रेजेंट होती है, दो फ्लेजला प्रेजेंट होते हैं। ये गेमीट आपस में मिलते हैं और आपस में मिलकर फिर एक नए पौधे को जन्म देते हैं, है ना। तो ये जो पौधा है ना, इसमें जो हमारा क्वेश्चन था ब्रायोफाइट का, है ना। तो ब्रायोफाइट एक पौधे का नाम था। पौधा मैं इसको जनरली बोल रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए, एक्चुअली ये पौधे की कैटेगरी में नहीं आते, है ना। कि अब इनकी एक कैटेगरी अलग है। अपन ने जब शुरुआत में 5 किंगडम पढ़े तो उनमें से एक किंगडम अपना ये वाला था, है ना। और एंथ्रोजॉइड का मतलब ये था कि एंथ्रोजॉइड मतलब उनसे जो गैमीट निकल रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो उनकी प्रॉपर्टी में 4 ऑप्शन में जो थे, नो फ्लेजला, मल्टी फ्लेजला, एक फ्लेजला या 2 फ्लेजला, है ना। तो आप इसको कोरिलेट अपने स्पर्म से कर सकते हो। जैसे अपना स्पर्म जो होता है उसमें सिर्फ एक ही फ्लेजला प्रेजेंट होता है ना। जबकि इसका जो होता है उसमें दो दो अपन इसको स्पर्म कह सकते हैं ना। स्पर्म जो होते हैं इसमें दो दो फ्लेजला प्रेजेंट होते हैं, और दो फ्लेजला की वजह से ये मोटाइल होता है, और मोटाइल होकर फिर इसके ओवा को फर्टिलाइज कर देता है ये, और फर्टिलाइज करके फिर एक नए पौधे को जन्म दे देता है, ठीक है। तो ये पूरी लाइफ साइकिल होती है। एक्चुअली ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, और मैं तो कहूंगा कि बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन था। नीट वगैरह में जो बॉटनी पढ़ते हैं स्टूडेंट, उनके लेवल का क्वेश्चन था। तो अपन इसको बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन अपन कवर नहीं कर सकते। एनसीईआरटी एक लैब टेक्नीशियन कवर कर पाए, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है।
चलो है ना, क्वेश्चन बना था तो मैंने इसको डिस्कस कर दिया। चलो आगे। पढ़ा क्या और पूछ क्या लिए, कपिल ने लिखा। पढ़ा क्या और पूछ क्या लिए, बिल्कुल कपिल, मैं खुद बिल्कुल मतलब एग्री नहीं हूं उनके क्वेश्चन से। इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए भाई, बिल्कुल है ना। अब कुछ क्वेश्चन ही थे तो अपन ऑब्जेक्शन लगा भी नहीं सकते। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है तो अब भाई उनका पास मान लो अपन ऑब्जेक्शन उठाते कि आपको क्वेश्चन क्यों दे रहे हो, तो उनके पास एक जवाब हो सकता है कि आप 12वीं करके आए हो तो आपको एनसीईआरटी का नॉलेज होना चाहिए। और मैं अगर अपना ओपिनियन दूं तो मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जानबूझ के बनाए हुए क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो सिर्फ धांधली के लिए होते हैं, ताकि क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे डालो उनका आंसर किसी से ना बने और फिर बाद में धांधली हो सके। बाकी मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, हो भी सकता है धांधली ना चल रही हो बिल्कुल भी, और कई बार सुनने में आता है तो थोड़ा लगता भी है कि भाई हो सकता है हो रहा हो। ठीक है, चलो फिलहाल अपन उस पर ज्यादा फोकस मत करो। अपन तो आ, अगर 10% बिकती है तो अपन सिर्फ ये सोचो कि 90% में से अपनी एक आध सीट तो होगी ही होगी। ठीक है, चलो। सिर्फ व्यापम को छोड़कर बाकी एम्स वगैरह, पीजीआई वगैरह, इनमें बहुत अच्छे क्वेश्चन पेपर बनते हैं। एनएचएम भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर बनाता है। व्यापम ही एक ऐसा रद्दी ऑर्गेनाइजेशन में बोलूंगा, रद्दी बिल्कुल सड़ा घटिया बोलना चाहिए मुझे तो, है ना, घटिया जगह है जहां पर सिलेक्शन फेयर, सिलेक्शन में बिल्कुल फेयर काम नहीं होता, है ना। कितना ही नाम बदल रहा है, कितने ही कुछ स्टाफ बदल रहे हैं, वो सब कुछ होने के बाद भी कुछ ना कुछ उसमें चलता ही है भाई, है ना। आ, पटवारी में, हाँ मैंने एक वीडियो भी देखा था कि पटवारी में कहीं पे कोई किसी कॉलेज का नाम आया है भाई। तो चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, इसके बोनस मार्क मिलेंगे जिसके भी क्वेश्चन गलत हैं। जो भी क्वेश्चन गलत होंगे उसके कुछ बोनस मार्क मिलके, और जिनके भी अच्छे, जिन्होंने थोड़े अच्छे लेवल की पढ़ाई करते हैं उनका सिलेक्शन मोस्टली हो ही जाता है ना। तो अपन बस इतना ही सोच सकते हैं कि व्यापम में जो वैकेंसी निकलती हैं, जैसे मान लो 378 पोस्ट निकली है तो 10% उसमें आप कम कर दो, तो 378 में से आप 80 कम कर दो, मतलब 300 पोस्ट, है ना। चलो, नहीं सॉरी, 80 नहीं होना चाहिए, 40 कम करेंगे, है ना। 40 पोस्ट अगर कम करेंगे तो 340 पोस्ट को आप मान के चलो। चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ मशीन इज यूज्ड टू टेस्ट ब्लड। अब देखो ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन था, और ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन था। जिन्होंने टेस्ट लगाते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, उनको वो आराम से दे पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट के नाम दिए थे ऑप्शन में, हीमोडायलेजर लिखा था, ऑटो एनालाइजर लिखा था, एथी डाई थर्मी मशीन लिखा था, और वेंटिलेटर लिखा था। ये 4 ऑप्शन में इसमें दिए थे, और इसमें जो इक्विपमेंट दिए थे, है ना, उसमें जो हीमोडायलाइजर जो होता है, वो डायलिसिस वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें ब्लड को डाइल्यूट करने के लिए यूज की जाती है, ब्लड को डाइल्यूट करने के लिए, है ना। जिनका डायलिसिस होता है तो डायलिसिस में उनका क्या होता है भाई, उनके यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उनका यूरिया क्रिएटिनिन कम करने के लिए ब्लड को डाइल्यूट किया जाता है। पहले ब्लड को निकाला जाता है, उसमें से यूरिया क्रिएटिनिन को हटाया जाता है, फिर उसको ब्लड को डाइल्यूट किया जाता है ना। तो ये जो इक्विपमेंट है, एक तरफ से ब्लड निकालता है, दूसरी तरफ से दोबारा चढ़ता है। तो ये जो इक्विपमेंट है, ये जो मशीन है, इसको अपन हीमोडायलाइजर कहते हैं, है ना। हालांकि लैब टेक्नीशियन का इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरे एक और इक्विपमेंट है डाई थर्मी मशीन। अब डाई थर्मी मशीन ये क्या होती है भाई, डाई थर्मी मशीन जो होती है ये हीट प्रोड्यूस करने वाली एक मशीन होती है। तो इसका अलग अलग जगह यूज होता है, ट्रीटमेंट में, फिजियोथेरेपी में भी इसका कुछ यूज है, कुछ ऑपरेशन में भी यूज होता है। ऑपरेशन करते हैं तो जो वेन वगैरह कट हो जाती हैं, तो वेन से ब्लड ज्यादा फ्लो ना हो, वेन आर्टरी से ब्लड ज्यादा फ्लो ना हो, तो उनको वेन आर्टरी को बंद करने के लिए भी इनमें कुछ रॉड होती है, उनसे गर्मी से उनको वेन आर्टरी को जला दिया जाता है ताकि वो ब्लड उससे बहे ना, है ना। तो इस तरह से ये जो इक्विपमेंट है ये ओटी में अपना यूज होता है, ओटी में या फिजियोथेरेपी में भी कई जगह पर यूज होता है, कई जगह पे हीट ट्रीटमेंट करने के लिए, जब कैंसर वगैरह के जो पेशेंट होते हैं तो कैंसर को ठीक करने के लिए भी इस मशीन का यूज किया जाता है। तो ये मशीन बहुत जगह इसका यूज होता है। सबसे ज्यादा कॉमन जो यूज होता है इसका ओटी में होता है। ओटी में जहां पर ऑपरेशन होते हैं तो ऑपरेशन में रॉड के थ्रू वेन और आर्टरी को बंद करते हैं। मतलब आप लोगों ने कभी यूट्यूब वगैरह पे, मूवी वगैरह में कभी देखा हो, तो ओटी में जो हमारे ब्लड ब्लड वेसल्स होती है उनसे ब्लड फ्लो ना हो, बहे ना, तो उनको रोकने के लिए
कुछ राड टाइप की रहती है, गर्म राड, उनसे उनको जला दिया जाता है ताकि उनसे ब्लड फ्लो बंद हो जाए। ठीक है, तो ये मशीन ये काम करती है। तीसरा है वेंटिलेटर, ये तो बड़ी कॉमन इक्विपमेंट है, मशीन है वेंटिलेटर। आप लोगों ने देखा ही होगा, आईसीयू वगैरह में वेंटिलेटर होता है। वेंटिलेटर में होता क्या है, वेंटिलेटर में अगर कोई पेशेंट है जिसको सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, तो उसको ऑक्सीजन लेने छोड़ने में ये जो इक्विपमेंट होता है वो मशीन मदद करती है, ऑक्सीजन सप्लाई करने में, है ना, सांस लेने की तकलीफ में ये मशीन यूज होती है। तो ये तीनों जो इक्विपमेंट हैं इनका लेबोरेटरी से कोई रिलेशन नहीं है। तो आप इनको बिल्कुल रिजेक्शन क्राइटेरिया में, इस क्वेश्चन में अगर आप रिजेक्शन क्राइटेरिया लगाते तो तीनों जो इक्विपमेंट है इनका लेबोरेटरी से कोई लेना देना नहीं है। लेबोरेटरी में जो टेस्ट अगर अपन लगाते हैं तो ऑटो एनालाइजर से लगाते हैं, है ना। अब ऑटो एनालाइजर सेमी भी हो सकते हैं, फुल्ली भी हो सकते हैं। तो ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन था और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, तो इसका आंसर आप लोगों ने गलत नहीं किया होगा। सरल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, है ना। मैं इसे सिलेबस के ही अंदर का क्वेश्चन मानूंगा। अगले क्वेश्चन पर आऊंगा मैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द डिसऑर्डर हाइपरटेंशन। अब देखो ये क्वेश्चन क्वेश्चन आपको पढ़ने में थोड़ा सा ऐसा लगा होगा कि सिलेबस से बाहर का या थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हाइपर टेंशन है, इस हाइपर टेंशन में हाइपर जो शब्द लगा है शुरुआत में, इसका मतलब क्या है। हाइपर का मतलब, नहीं सॉरी, इन्होंने लिखा था हाइपर का मतलब होता है हाई, या फिर इसका ओवर भी कह सकते हैं, लेकिन दूसरा जो वर्ड है टेंशन, इस टेंशन का क्या मतलब है, ये क्वेश्चन था, है ना। मेडिकल टर्मिनोलॉजी अपन काफी सारी अपन ने कुछ पढ़ी है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी पढ़ी है, हर जगह पे मेडिकल टर्मिनोलॉजी आई है और उनमें उनके मतलब ही निकलते थे, है ना। तो यहाँ पर हाइपर का मतलब हाई था और टेंशन का जो मतलब था वो प्रेशर, जिनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना। हाइपर टेंशन मतलब ब्लड प्रेशर का बढ़ना। तो यहाँ पर जो टेंशन का मतलब था प्रेशर, प्रेशर को आप ब्लड प्रेशर कह सकते थे, और हाइपर मतलब ज्यादा ब्लड प्रेशर होने को अपन जो कंडीशन है उसको अपन हाइपर टेंशन कहते हैं। बाकी के भी आप ऑप्शन देखो तो बाकी के ऑप्शन जैसे एंजाइटी, एंजाइटी मतलब बहुत ज्यादा कोई चिंता करता हो, बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचता हो, इसको अपन एंजाइटी, ये अपन ने एग्जाम से पहले ही मैंने बोला था कि एंजाइटी आप नहीं करना भाई, ये एग्जाम बिगाड़ देता है ना। दूसरा हाइपर ग्लाइसेमिया, हाइपर ग्लाइसेमिया का मतलब होता है ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना, है ना। डायबिटीज जो कंडीशन होती है वो एक्चुअली हाइपर ग्लाइसेमिया की कंडीशन होती है। तीसरा स्ट्रेस, ये शब्द जो है वो तो बड़ा कॉमन सा, स्ट्रेस मतलब टेंशन लेना, है ना। तो इसमें स्ट्रेस का, हाइपर ग्लाइसेमिया, एंजाइटी, इनका कोई मतलब नहीं था। प्रेशर, यहाँ पे ब्लड प्रेशर की बात हो रही थी, तो हाइपर टेंशन मतलब ब्लड प्रेशर का बढ़ना, तो ब्लड प्रेशर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन बिल्कुल सही था, इसमें कोई भी गलती के चांस नहीं थे। डी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही था। अगले क्वेश्चन पर आता हूं मैं। अगला क्वेश्चन था हमारा, फैटी लीवर सिंड्रोम इज ड्यू टू द एक्सेसिव इंटेक ऑफ। फैटी लीवर सिंड्रोम जो होता है वो कौन सी चीज के ज्यादा खाने की वजह से होता है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी बिल्कुल सिलेबस से ही क्वेश्चन था। अब देखो ऑप्शन में इसमें मॉर्फिन दे दिया, टोबैको अल्कोहल दे दिया, टोबैको भी दे दिया और अल्कोहल भी दिया, तो थोड़े से क्वेश्चन जरूर ऐसे थे जो आपको कंफ्यूज करने वाले थे। लेकिन आप अगर शांति से सोचें तो इसमें कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। शराब पीने की वजह से ही अपना लीवर डैमेज होता है, अपन को मालूम है भाई। और यहाँ पर लीवर की बात हो रही है ना, तो लीवर, अब टोबैको का और लीवर का कोई रिलेशन नहीं होता है ना। टोबैको मतलब जो जर्दा वगैरह जो होता है उससे अपने लंग्स खराब होते हैं, है ना। तो लंग्स का कोई यहाँ पे नहीं था। लीवर सिंड्रोम था, फैटी लीवर सिंड्रोम में क्या होता है, लीवर में फैट ज्यादा इकट्ठा हो जाता है और लीवर जो होता है वो धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लगता है, फंक्शन करना बंद कर देता है। तो ये जो होता है वो एल्कोहल की वजह से ही होता है ना। तो डी आंसर इसका करेक्ट आंसर था, है ना। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सही था, है ना। चलो, बहुत सारे लोगों के बहुत से मैसेज हैं, वो सब मैं आखिरी में डिस्कस करूंगा, पहले अपन क्वेश्चन कवर करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन था हमारा, व्हाट सॉल्यूशन इज यूज्ड टू क्लीन अप हजार्डस स्पिल ऑन द डोर। ये क्वेश्चन भी थोड़ा आपको बहुत कंफ्यूज किया होगा। कौन सा सॉल्यूशन है जिसको किसी दरवाजे पर अगर हजार्डस स्पिल हो गया हो तो उसको
क्लीन करने के लिए हम कौन सा सॉल्यूशन यूज करेंगे, ये क्वेश्चन था, है ना। इस क्वेश्चन में देखो अपन को कई बार ऐसा लगा हुआ, आप लोगों को लगा होगा 70% एल्कोहल है, इसका भी अपन यूज कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है ना, नॉर्मली अपन एल्कोहल से ही क्लीन कर देते हैं। डिटॉल और लाइजॉल ये तो खैर आप खुद ही समझ सकते हो, ये तो नॉर्मल अपने घरों में यूज होने वाली चीजें हैं, डिटॉल लाइजॉल, तो लेबोरेटरी में अपन इनका यूज नहीं करेंगे। कहीं पे जो आपको डाउट होगा तो 70% एल्कोहल और हाइपोक्लोराइड पे आपको डाउट आया होगा इस क्वेश्चन में, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन भी बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन था। लॉजिकल कैसे था? लॉजिकल ऐसे था भाई, इसमें क्या पूछा था, हजार्डस स्पिल। हजार्डस स्पिल का मतलब क्या होता है कि कोई केमिकल ही फैल गया है, कोई केमिकल फैला है, दरवाजे के ऊपर कोई केमिकल फैला है। हजार्डस केमिकल कुछ भी हो सकता है। अब हजार्डस केमिकल में कभी भी अपन किसी केमिकल को दूसरे केमिकल में मिक्स करने पे और ज्यादा, मान लो कोई अगर पहले से एल्कोहल है और उसी में अगर अपन एल्कोहल मिक्स करेंगे तो और एल्कोहल की क्वांटिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वो यहाँ पर उन्होंने इस फिल्म में ये नहीं बताया कि कोई कौन सा केमिकल है। जब भी हजार्डस की बात होगी, देखना, अगर बायो हजार्ड लिखा होता, अगर बायो हजार्ड लिखा होता तो इसका मतलब होता हमारे सैंपल वगैरह हैं, जैसे ब्लड वगैरह है, इस तरह से, है ना। तो अगर बायो हजार्डस की बात हो रही होती तो तब बात होती हमारे ब्लड की या बॉडी से रिलेटेड कोई भी चीज, है ना, जिनसे इन्फेक्शन होता है ना, या फिर इन्फेक्शियस स्पिल बोला होता तो भी अपन मानते, तो उसमें अपन 70% एल्कोहल का यूज करते उसको इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हजार्डस स्पिल की बात हो रही है। हजार्डस स्पिल का मतलब ये है कि कोई ना कोई केमिकल दरवाजे पर गिरा है, और उस केमिकल गिरा है तो उसको अगर अपन साफ करेंगे तो अपन उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। सबसे पहले अपन उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, और न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन 1% हाइपोक्लोराइड का यूज करेंगे, है ना। तो 1% हाइपोक्लोराइड में जो भी अगर सॉल्यूशन उस पर गिरा है, जो भी केमिकल उस पर गिरा है, तो वो केमिकल जो होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। पहले अगर एल्कोहल है तो वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, अगर एसिड है तो वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बाकी इनका यूज क्यों नहीं कर सकते अपन? क्योंकि ये जो 70% एल्कोहल है, डिटॉल है, लाइजॉल है, तीनों जो होते हैं इनमें एल्कोहल प्रेजेंट होता है। और अगर मान लो एल्कोहल ही पहले से गिरा हुआ है तो उसमें और अपन एल्कोहल मिलाएंगे तो हजार्डस से वो और ज्यादा हजार्डस हो सकता है ना। तो कई बार अपन ने जब गॉटकर आप पढ़ोगे तो गॉटकर में जब अपन केमिकल वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जिनको दूसरे केमिकल से अगर अपन मिला दें तो वो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, है ना। तो अपन एल्कोहल का, डिटॉल का, लाइजॉल का यूज नहीं कर सकते। अगर हजार्डस स्पिल है तो अपन को 1% हाइपोक्लोराइड का यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन बिल्कुल सही था, ऑप्शन बिल्कुल सही था, इसमें कोई चांस नहीं है ऑब्जेक्शन लगाने के। चौथा आंसर इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, है ना। आगे बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। राउंड बैक्टीरिया विच ग्रो इन क्लस्टर कॉल्ड। बहुत ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, मुझे खुद बताने की जरूरत नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पड़ा हुआ है अपना। यहाँ पर क्लस्टर लिखा है, क्लस्टर मतलब ग्रुप, और जब भी अपन ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप मतलब, ग्रुप से अपने दिमाग में तुरंत आते हैं अंगूर, और अंगूर को लैटिन भाषा में बोलते हैं स्टेफ, और स्टेप्स को मतलब बैक्टीरिया की बात करेंगे तो स्टेफाइलोकोकाई, है ना। इसमें अपन ने देखो अलग अलग तरह के बैक्टीरिया जो पड़े हैं। स्पाइरोचेट जो होते हैं वो स्प्रिंग की तरह होते हैं। बेसिलोकोकाई जो होते हैं वो गोल और लंबे, गोल भी होते हैं, लंबे भी होते हैं थोड़े से। स्टेप्टोकोकाई जो होते हैं वो चेन में होते हैं, है ना। यहाँ पर क्लस्टर की बात कर रहे थे तो क्लस्टर में जो होते हैं वो हमारे स्टेफाइलोकोकाई होते हैं। ये अपना पढ़ा हुआ क्वेश्चन था, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, क्वेश्चन में भी कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल करेक्ट आंसर था, है ना। अगले क्वेश्चन पर आता हूं। अगला क्वेश्चन था हमारा विच इज सुप्रावाइटल स्टेन। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एक्चुअली मिस्टेक थी। ये जो वर्ड था वो सुपर स्टेन, सुपरवाइटल की जगह सुप्रावाइटल शब्द होना चाहिए था। सुप्रावाइटल जो स्टेन होती है वो अपनी, इसमें जो ऑप्शन में थे, है ना, राइट स्टेन था, न्यू मेथाइलिन ब्लू, ग्राम स्टेन, जील निल्सन, ये हमारे ऑप्शन में थे। करेक्ट आंसर में न्यू मेथाइलिन ब्लू इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मेथाइलिन ब्लू की जगह क्रिस्टल ब्लू, ये जो होते हैं ये भी हमारे सुप्रावाइटल होते हैं। सुप्रावाइटल में होते क्या है? सुप्रावाइटल में अपन सेल्स को बगैर डिस्ट्रॉय किए हुए स्टेन करते हैं तो वो हमारे सुप्रावाइटल कहलाते हैं, है ना। तो मेथिलीन ब्लू का अपन यूज करते हैं प्लेटलेट में, तो ये इसको अपन सुप्रावाइटल कहेंगे, है ना। राइट स्टेन ग्राम जो होती है वो हमारी सुप्रावाइटल के अंदर नहीं आती। ग्राम और जील निल्सन जो होती है वो हमारी डिफरेंशियल के अंदर आती है। और राइट स्टेन जो होती है
ये अपने लिस्टमैन की तरह है ना यूज होती है, जिस तरह से अपन लिस्टमैन में पहले स्लाइड बना देते हैं, है ना। हाँ, रेटिकुलन बहुत बढ़िया, रेटिकुलन फाइबर के लिए अपन मैथिलीन फाइबर, मैथिलीन ब्लू का स्टोन का यूज करते हैं, है ना। चलो, हाँ लगाए, बहुत सारे क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाए हैं, है ना। एक काजल ने लिखा है कि ऑब्जेक्शन लगाए हैं, मैं फिर बोलूंगा 100 में से करीब 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे ऑब्जेक्शन लगे हैं, लेकिन 20 गलत नहीं है ना। गिनती के मेरे ख्याल से 4 या 5 क्वेश्चन हैं जो गलत हैं, जो मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। 1-2 क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस कर भी दिए हैं, कुछ क्वेश्चन अपने और भी आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 1-2 क्वेश्चन तो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो एम्स का भी एग्जाम हो, एक आध क्वेश्चन तो उसमें रॉन्ग हो ही जाता है। अगला क्वेश्चन पर आता हूं, फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो विच इज नॉट मेथड ऑफ मेजरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। अच्छा क्वेश्चन था, पढ़ा हुआ क्वेश्चन था ये अपना, बिल्कुल ये तो मैं इजी लेवल का ही क्वेश्चन मानूंगा। ऑप्शन में देखो आप, अपन ने पढ़े हैं ये यूरोनोमीटर तो मेन मेथड होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी की, पढ़ी है अपन ने। यूरोनोमीटर के अलावा रिएजेंट स्ट्रिप से भी अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी देख सकते हैं, ये अपन ने नॉर्मली कॉमनली यूज होती। देखना यहाँ पर क्वेश्चन में ये जरूर नॉट शब्द देख लो आप, यहाँ पर नॉट शब्द लिखा है, मतलब नहीं होती है। इसमें क्वेश्चन में नहीं पूछा था। नहीं वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा हड़बड़ी में होते हैं, बहुत ज्यादा हड़बड़ी वाले नॉट शब्द को नहीं देख पाते, जल्दी से देखा स्पेसिफिक ग्रेविटी, और स्पेसिफिक ग्रेविटी देखने के तुरंत उन्होंने मेथड देख ली होगी, यूरोनोमीटर लगा दिया होगा इस तरह से, है ना। तो नॉट शब्द पे जरा फोकस करना। तो इसमें नॉट मतलब नहीं, तो नहीं में हमारी जो तीनोमीटर है, रिफ्रैक्टोमीटर भी अपन ने पढ़ी है, वही छोटा सा इक्विपमेंट होता है अपना रिफ्रैक्टोमीटर का, है ना। तीनों मेथड यूज होती है, सिर्फ ग्रेविटी वाली कोई मेथड नहीं होती। ग्रेविटी वाली क्या हो गई, ग्रेविटी मतलब कहीं से ऐसा नहीं होता कि अपन यूरोन को ऊपर से गिरा दो नीचे, उसमें ग्रेविटी लग रही और अपन को स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल गई, है ना। तो ये ए वाला ऑप्शन जो था वो बिल्कुल आ, सही ऑप्शन था, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए नहीं होता, ठीक है। आंसर की दोबारा कैसे देख सकते हैं, तो वही वो ईएसबी की वेबसाइट पे देख सकते हो, राखिए आप। अगला क्वेश्चन देखो आप, फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो विच इज नॉट ए स्मेयर इन साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में कौन सी स्मेयर नहीं होती, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन था। सर्वाइकल स्मेयर बनाते हैं अपन, सर्विक्स से बनाते हैं। वेजाइनल स्मेयर बनाते हैं अपन, बिल्कुल होती है। स्मेयर यूरिन से बिल्कुल बनाते हैं, यूरिन का कोई सैंपल है उसको सेंट्रीफ्यूज करके अपन स्लाइड बनाकर उसकी साइटोलॉजी कर सकते हैं। चौथा जो स्पेक्ट्रम करके था, स्पेक्ट्रम करके कोई नहीं होता वही स्लाइड, तो ये वाला जो ऑप्शन था वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन बिल्कुल सही था, आंसर बिल्कुल सही था, इस पे कोई भी ऑब्जेक्शन लगाने के चांस नहीं है। अगर आपने डी दिया है आंसर में तो सही दिया है, नहीं दिया है तो आपने गलत दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिस विच आर द मोस्ट इंपोर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम। बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत ज्यादा सरल क्वेश्चन, करीब 10 से 15 क्वेश्चन तो इतने सरल थे, इतने सरल थे, पूछो ही मत। जैसे ये क्वेश्चन में बहुत ही सरल क्वेश्चन था, सबसे इंपोर्टेंट ब्लड ग्रुप कौन सा होता है भाई, बताने की जरूरत नहीं है। ए बी और आर एच जो होता है वो सबसे इंपोर्टेंट ब्लड ग्रुप होता है। बाकी के तो अपन लगाते ही नहीं है अपने लेबोरेटरी में या ब्लड बैंक में, एमएनएस या स्कैनिया या लूथन वगैरह। ये वाकई में होते हैं, करीब 300 ब्लड ग्रुप सिस्टम अभी तक डिस्कवर किए जा चुके हैं, लेकिन 300 में से अपन सिर्फ 2 ही लगाते हैं, एक एबीओ और दूसरा आरएच, ठीक है। यही अपने लिए इंपोर्टेंट होता है। सिंपल क्वेश्चन था, मुझे डिस्कशन नहीं करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पर आता हूं, नेम द केमिकल स्ट्रक्चर डिस्प्लेड इन द फिगर बिलो। एक स्ट्रक्चर दे दिया था क्वेश्चन में और ये स्ट्रक्चर देख के आपको बताना था कि ये किसका स्ट्रक्चर है ना। हालांकि ये थोड़ा सा डीप लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन को भी अपन सिलेबस से बाहर का नहीं मान सकते। पेपर में बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे थे जिनको अपन ये मानेंगे कि वो सिलेबस से बाहर थे। 5 से लेकर 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिन्हें अपन सिलेबस से बाहर का मान सकते हैं। 5 ज्यादा से ज्यादा 5 6 क्वेश्चन है ना। तो पेपर मेरे हिसाब से अच्छा पेपर था, थोड़ा सा टफ जरूर था, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा थे। जैसे ये क्वेश्चन देखो आप, इसमें पूछा था कि कोलेस्ट्रॉल का इसमें कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो इतना लेवल का अपन ज्यादा डिटेल में पढ़ते नहीं है हालांकि, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में ये पढ़ा हुआ आपका नहीं होगा 100%, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन कह सकते थे इसको अपन। लॉजिकल क्यों कह सकते थे, क्योंकि अगर आप ऑप्शन पे जरा नजर नजर डालते तो ऑप्शन में आप
नजर डालते तो पहला ऑप्शन था हाइड्रोसोल। क्या अपन पढ़ते हैं हाइड्रोसोल को, डेफिनेशन को पढ़ते नहीं पढ़ते ना भाई, है ना। तो अ, एक सी नंबर पे था हाइड्रोकार्बन, अपन ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते। ओमेगा ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती अपन को। एक कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा शब्द था जो बहुत ज्यादा कॉमन था, तो थोड़ा सा आप लॉजिकल लगाते तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर कोई ऐसी चीज से पूछा होगा जिसमें बहुत ज्यादा कॉमन कोई बायोमोलिक्यूल होगा, कोई बहुत ज्यादा कॉमन स्ट्रक्चर से ही क्वेश्चन बनेगा। मतलब इसमें सबसे चारों ऑप्शन पे आप नजर डालते तो चारों में सबसे ज्यादा कॉमन शब्द जो था वो कोलेस्ट्रॉल था, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता था अगर आप लॉजिक लगाते तो, है ना। हालांकि पढ़ा हुआ भी कह सकते थे अपन इसको, थोड़ा हार्ड लेवल का बोल सकते थे कि अगर अपन ज्यादा डीप में पढ़ते तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह के स्ट्रक्चर को इस तरह से, है ना। अब कुछ लोगों ने ओमेगा लगाया है, तो ओमेगा जरूर थोड़ा ऐसा सुना सुना शब्द लगता है अपन को, ओमेगा 3 वगैरह, है ना। लेकिन इसमें सबसे कॉमन वर्ड कोलेस्ट्रॉल था, तो ये अपन इस तरह से लॉजिक लगा सकते थे। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अगले क्वेश्चन देखो आप। हाँ, बाकी नीट वगैरह में जरूर इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं, नीट में काफी डीप में पढ़ना होता है अपन को। तो कुछ क्वेश्चन बिल्कुल नीट के ही लेवल के थे, सही बताऊं तो पेपर में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन बिल्कुल नीट के थे। लास्ट 2 क्वेश्चन और लेंगे अपन, फिर अपन आगे कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। विच टेस्ट कैन बी अप्लाइड ऑन स्टूल टू डिटेक्ट ऑकल ब्लड, एक्सेस फैट एक्सक्रीशन, प्रेजेंस ऑफ यूरोबिलिजन। अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था। क्वेश्चन में पूछा था कि किस टाइप के टेस्ट में अपन स्टूल में ऑकल ब्लड लगाते हैं, या फिर फेट को देखना हो, या फिर अपन को यूरोबिलिजन देखना हो, तो ये किस तरह का टेस्ट होगा। आप देखो स्टूल के जब अपन ने टेस्ट पढ़े थे, तो भाई चाहे अपन स्टूल के टेस्ट पढ़ो, चाहे यूरिन के टेस्ट पढ़ो, चाहे सीएसएफ के टेस्ट पढ़ो, ये अपन ने 3 कैटेगरी में पढ़े हैं बॉडी फ्लूइड के टेस्ट, फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक, है ना। तो फिजिकल में नॉर्मली पीएच वगैरह, कलर वगैरह, क्वांटिटी वगैरह अपन डिटेक्ट करते हैं। अगर अपन यहाँ पर ऑकल्ट ब्लड की बात हो रही है, अपन ने स्टूल में पढ़े भी हैं, तो स्टूल में ऑकल्ट ब्लड जो होता है वो केमिकल एग्जामिनेशन के अंदर आता है ना। स्टूल में अपन ने 3 तरह के ही एग्जामिनेशन पढ़े हैं, फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक। तो यहाँ पर जो हाइपर एग्जामिनेशन था कोई होता ही नहीं है भाई, कैटालिक एग्जामिनेशन था कोई होता ही नहीं है भाई, माइक्रोस्कोपिक करके वर्ड होना चाहिए था इसको, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, अब देखो एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए माइक्रोस्कोपिक ना शब्द लिख के सिर्फ माइक्रो एग्जामिनेशन लिख दिया उन्होंने, है ना। तो एक्चुअली ये उस ऑप्शन का मतलब ही है कि माइक्रोस्कोपिक। अब माइक्रोस्कोपी से आप स्मेयर बना के देखते तो उसमें अपने फिर स्टूल के अंदर अपन पैरासाइट वगैरह देखते तो वो हमारे माइक्रोस्कोपिक में आते। तो ऑकल्ट ब्लड वगैरह, यूरोबिलिजन जो हो गए, ये टेस्ट हमारे केमिकल के ही अंदर आते हैं। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर था। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सही था, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन लगाने की कोई चांस नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, विच फिल्टर ऑफ ग्रेडेड पोर साइज यू आर यूजफुल, कंसंट्रेशन ऑफ सेल फ्रॉम बॉडी फ्लूइड। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा हार्ड लेवल कह सकते हैं अपन इसको। क्वेश्चन था कि कौन सा फिल्टर का यूज हम करेंगे बॉडी फ्लूइड को कंसंट्रेट करने के लिए। बॉडी फ्लूइड को हमको कंसंट्रेट करना है तो हम कौन से फिल्टर का यूज करेंगे, है ना। अब देखो सीरस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये एक्चुअली हमारी बॉडी में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सीरस मेम्ब्रेन और म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। जहां जहां भी म्यूकस बनता है वहां पर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। जहां पर भी सीरस फ्लूइड वगैरह बनते हैं, है ना, जो हमारे बॉडी के फ्लूइड होते हैं, जैसे पेरिटोनियल फ्लूइड हो गया, प्लूरल फ्लूइड हो गया, तो ये प्लूरल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड में कैसे होते हैं, ये जो फ्लूइड बनते हैं ये हमारे ब्लड से ही बनते हैं, ब्लड को फिल्टर करके बनते हैं। तो उनमें जो मेम्ब्रेन होती है वो हमारी सीरस मेम्ब्रेन होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ पे होती है, जहां पर म्यूकस बनता है ना। जैसे हमारी नोज वगैरह हो गई, है ना, हमारा थ्रोट जो हो गया, वहां पर भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। जहां पर म्यूकस बनता है वहां पर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। तो नॉर्मली लैब में हम सीरस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन का यूज नहीं करते। हम जो मेम्ब्रेन का यूज करते हैं वो सेल्यूलोज वाली करते हैं, सेल्यूलोज एसीटेट मेम्ब्रेन का अपन यूज करते हैं। तो जब भी बॉडी फ्लूइड को कंसंट्रेट किया जाएगा तो वो सेल्यूलोज मेम्ब्रेन के थ्रू किया जाएगा। जो अपने फिल्टर अपन यूज करते हैं, फिल्टर मतलब आप फिल्टर पेपर जो यूज करते हो, तो फिल्टर पेपर भी एक्चुअली एक तरह से सेल्यूलोज, नॉर्मल जो फिल्टर पेपर है वो नहीं बात कर रहा हूं मैं,
दूसरे वाले जो फिल्टर पेपर आते हैं जो सेलुलोज के बने होते हैं, तो वो सेलुलोज वाले फिल्टर होते हैं जिनमें अपन बॉडी फ्लूइड को कंसंट्रेट करते हैं। कंसंट्रेट मतलब उसको फिल्टर करेंगे तो उसमें जो जो भी सॉलिड पार्टिकल हो जाएगा वो अलग हो जाएगा, लिक्विड पार्टिकल अलग हो जाएगा, तो अपन उसकी एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ठीक है,